करते कि हम लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम लोग असल में सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि ये जो एक मिसकंसेप्शन है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू जो है वो स्प्रेड हुई है कि हमारा जो कानून है वो ख़त्म हो गया। हमारा कानून बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। हमारा कानून में सिर्फ अमेंडमेंट प्रपोज हुई है, हमारा कानून अभी तक रूल नहीं हुआ। तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन स्टिल चल रही है और ये चलनी चाहिए ताकि जो सोशल मीडिया की वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट आया है और कम्युनिटी मजीद वल्नरेबल हुई, हम उसको कम कर सकें। आज हम बात करेंगे अपनी शनाख्त पे, अपने वजूद पे और अपनी पहचान पे। और मेरे ख्याल में हर इंसान को ये राय कि हम हासिल है कि वो इसका नाम है रियाज सेंटर, जिसका नाम है मुहद्दिस रात। और मैं आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा दिल का मशहूर हूँ कि मीडिया ने हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया और आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया और हमारी जो जेंडर आइडेंटिटी है इसको रिकॉग्नाइज करने में हमारी बड़ी मदद की। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज आप सबके साथ मिलकर हम कुछ दिल की बातें शेयर कर सकें। तो ट्रांसजेंडर्स की ख्वाजा साहब दादरी की बेइज्जती है कि बड़ी पुरानी मकबूलिया दौर से स्टार्ट करते हैं कि मकबूलिया दौर में ख्वाजा साहब दादरी जो है वजीर भी थे, मुशीर भी थे, सेक्रेटरी भी थे, तो बड़े अच्छे पौधों पर फाइल थे। और ख्वाजा सराब का जो लफ्ज़ है वो मुगलिया दौर से निकला था कि ख्वाजा सराब, यानी कि इसकी अच्छी हिस्ट्री हम लोग को पढ़ने में, देखने में, सुनने में मिलती है। लेकिन उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट आया और में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मूवमेंट थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो हमारी मूवमेंट पैदा होते ही शुरू हो जाती है कि हम लोग एक जंग हम शुरू कर देते हैं फैमिलीज के साथ, सोसाइटी के साथ कि हमारे बच्चों को कबूल किया जाए। 2018 में ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ जो कि हुकूमत पाकिस्तान का एक बहुत खुशहाल कदम था, जिसमें हमें राइट्स दिए गए, जिसमें हमें हकूक दिए गए, वो सारे हकूक जो मर्दों और औरतों को दिए जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें सामने आई और उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ और इम्प्लीमेंट की शक्ल में हमने देखा कि माशाल्लाह से एजुकेशन सेंटर्स बने, स्किल सेंटर्स बने, ख्वाजा साहब बरादरी इंपावर्ड होती हुई नजर आई। कहीं पे आपको डॉक्टर नजर आ रहे हैं, कहीं पे आपको लॉयर्स नजर आ रहे हैं, कहीं पे आपको आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं, कहीं पे आपको एक्टिविस्ट नजर आ रहे हैं। और ये 2018 के एक्ट के बाद हुआ, मतलब पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी हुई वो 2018 के एक्ट के बाद हुई। लेकिन न जाने क्यों मैं बात कर रही हूँ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख में करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हमारे खुदा ने तो हमें कभी रिजेक्ट नहीं किया। अगर किया है तो सोसाइटी ने किया है तो माशरे ने किया है, क्योंकि आप भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि खुदा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हम खुदा की तख्लीक है, हम किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं है। जब दिल करे हम लोग एक्सेप्ट कर ले, जब दिल करे हमें रिजेक्ट कर दिया जाए। क्या हमारे माशरे में कोई वजूद नहीं है? क्या हमारे माशरे में कोई पहचान नहीं है? क्या हमें हक हासिल नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी जो है जी सकें? तो बातें बहुत सारी हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फॉर गॉड से क़यास आराइयों और मफरूज़ों की बेस पे कि ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा ना कभी ऐसा कुछ हुआ और ना ही इंशाल्लाह कभी होगा, क्योंकि हम ख्वाजा थे, हम ख्वाजा हैं और हम ख्वाजा ही रहेंगे। सदियों से आपको ये कल्चर नजर आ रहा है और ये ऐसे ही नजर आता रहेगा, चाहे मफरूज़े जितने मर्जी बन जाए। मैं चाहूँगी कि मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती महबूब अली साहब। तो मैं चाहूँगी कि जेंडर को वो, हमारी पहचान को, हमारी जिन्स को वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रूव करें कि क्या ख्वाजा साहब का जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है, क्या हमारे वजूद को माज़ल्लत कहीं खुदा ने भी तो नहीं रिजेक्ट कर दिया। तो ये आपको बताएंगे मुफ्ती महबूब अली साहब। मुझे हक ये है कि मैं अपने मज़हब की आज़ादी के साथ मज़हब के माक़िज़ को जानूँ। हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम लोग अपने मज़ाहिब के माक़िज़ को जाने बगैर हर एक दूसरे पर खतरे डाल देते हैं। मैं सोनिया नाज़री की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि तीसरी जिन्स का बात सिरे से इनकार कर देते हैं कि इस्लाम के अंदर तीसरी जिन्स नहीं है। सबसे पहले मैं बजाय इधर उधर कल्चर की बात करूं, मैं किसी फिक की बात करूं, मैं सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के सहायक और जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अक्सर
मुस्लिम आबादी है, कुरान अदीम की बात करूंगा, इस सेक्टर में बात नहीं करने लगा। बाद में अगर किसी का सवाल होगा तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। अंबिया अलैहिस्सलाम के अगर हम सहायब देखते हैं तो रैस, हूर, अनाजील, दिगर अंबिया के सहायब, तो ज़हन में रखिएगा कि 39 आयात में किसी न किसी अंदाज से ख्वाजा सरा कम्युनिटी का जिक्र है, तीसरी जिन्स का वाज़ेह अल्फाज के साथ जिक्र है। फिर हम चलते हैं कुरान अज़ीम की तरफ, तो कुरान अज़ीम की अक्सर जब हवाले के तौर पर सूरह शूरा आयत नंबर 49 को बयान किया जाता है, तो बाद मुफस्सिरीन जो है बाज कहते हैं कि सिर्फ लड़कों, लड़कियों और जिनको जुड़वा बच्चे दिए गए उनके लिए बयान होती है। वाकई ही तफसीर में ये चीज़ मौजूद है, इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान अज़ीम की कोई 1 या 2 या 3 या 10 या 20 या 50 तफसीर नहीं है, तफसीर बहुत सारी मुख्तलिफ हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि तफसीर ये वाली हुक्म किसके लिए है। बाज़ तफसीर में है कि ये हुक्म सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए बयान हुआ, तो हम इस पर तो नहीं डरते कि ये तो सिर्फ हुक्म अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह वाज़ेह लिखते हैं तफसीर कुर्तुबी के अंदर और तफसीर बगवी के अंदर कि ये हुक्म जो है आम क़यामत तक अवाम के लिए, अंबिया के साथ मखसूस नहीं है कि किसी नबी को बेटे अता हुए, किसी को बेटियां अता हुई, किसी को जोड़े अता हुए या किसी को बांझ रखा गया, ऐसा कतई नहीं है। ये क़यामत तक के लोगों के लिए हुक्म है। अब आते हैं बात इस तरफ कि तीसरी चीज के इसमें कहां से हुक्म आया। इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमा सूरह शूरा आयत नंबर 49 की तफसीर के अंदर जिल्द 8 के अंदर वाज़ेह लिख दिया आपने, और इस अंदाज से लिखा कि जो लोग दीन के मागज़ से नाआशना है, जो तहकीक करते नहीं, कलाम को सीखते नहीं, कलाम को समझते नहीं, उनके लिए वाज़ेह इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमा ने इसी आयत की तफसीर में लिखा कि जो लोग तीसरी जिन्स का इनकार करते हैं वो लुगत से नावाकिफ है, कुरान की फसाद तो बलागत से नाआशना है, वो कुंद ज़हन है, वो ऐसे लोग कुरान की हकीकत को जान ही नहीं पाए, क्योंकि कुरान तीसरी जिन्स के बारे में खामोश नहीं है। वाज़ेह इमाम कुर्तुबी ने ये बयान करके फैसला कर दिया कि तीसरी जिन्स के बारे में कुरान खामोश नहीं है। और फिर इसी आयात के तहत विरासत के मसाइल आप उठाएं, आप सूरह नूर के अंदर, सूरह निसा के अंदर जब पर्दे के अहकामात उठाते हैं, वहाँ बाकायदा मजबूब, नामर्द, खुंसा, मुखन्नस, बूढ़ा मर्द, नाबालिग बच्चा, इनके पर्दे के अहकामात और विरासत के अहकाम में तीसरी जिन्स का वाज़ेह हुक्म मौजूद है। कमजोरी का है कि हम लोग खुद कलाम को सीखते नहीं, समझते नहीं, और फिर सुनी सुनाई पर जब जाते हैं तो फिर हमारा जो दीन इस्लाम है, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो मुतशद्दद है, उसका रवैया मुतशद्दद है। क्योंकि बाज़ मैंने लोगों से सुना कि तीसरी जिन्स कतन ही नहीं है, बाज़ ने कहा तीसरी जिन्स का वजूद ही नहीं है, बाज़ ने तो यहाँ तक भी कहा मुतशद्दद के तीसरी जिन्स का अगर कोई हो उसको आग लगा दी जाए। अब मुझे ये पता है जब ये जुमला कहा जाएगा तो मेरे पाकिस्तान का अमन खराब होगा नहीं होगा। मेरे मुआशरे के अंदर पहले ही इतनी फिरकावारियत है, इतना इंतशार है, बेरोजगारी है, एक दूसरे को, अपने बच्चों को तो अपने खुदकुशियां कर रहे हैं फाका कशी के अंदर। जब आप एक पूरी तीसरी जिन्स का वजूद का इनकार करके और उस पर ये मुतशद्दद फतवे देना शुरू कर दें और ऐसे जुमले निकालना शुरू कर दें, एक खतीब बैठकर, एक आलिम बैठकर, तो बता मेरे मुल्क पाकिस्तान का अमन का शराजा कौन बिखारने में आता है? स्कॉलर्स है। मसला ये है कि हमें पहले ये सोचना है कि मैं मुस्लिम हूँ, मसीह हूँ या हिंदू हूँ या सिख हूँ, इससे पहले मैं एक इंसान हूँ। मुझे पहले अपने दीन का माखज़ सीखना चाहिए था, मुझे दीन का माखज़ सीखकर फिर जो है अपने ऊपर अमल करना चाहिए था, पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए था। शायद घरों के अंदर हमारे यहाँ बेअमली है, बेपर्दगियां हैं, बोलने का अखलाक नहीं, सारे शायद गुनाह वो करते हो, लेकिन जब आ जाए किसी दूसरे इंसान की बात तो ऐसे ऐसे फतवे देते हैं, ऐसे ऐसे मामला करते हैं कि फिर कत्लो गारत तक आते, फिर बाद में पूछा जाता है मसला क्या हुआ, तो बाद में पूछने का क्या फायदा हुआ। तो पहले ही इंसानियत को देखें। जैसा कि मुझे यहाँ एक बहुत प्यारी रिवायत है, किसी चीज से तो रिलेटेड नहीं लेकिन पूरी सूरत से रिलेटेड है। जंग हुई, जंग में एक साबिर सुने सिद्धा के हदीस पाक है, बाज़ सुनने इब्ने माजा, सुनने अबू दाऊद शरीफ में नकल हुई कि एक साबिर रसूल ने उस काफिर को लड़ते हुए सीने पर चढ़े और उस काफिर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह,
और साबिर रसूल ने उसकी गर्दन उतार दी। और आकर जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बयान किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसके सीने पर चढ़ा और उसने खौफ से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मैंने फिर भी गर्दन उतार दी। आका अलैहिस्सलाम ने इतनी बार दोहराया, इतने मुतशद्दिद अंदाज से कि तूने उसका दिल चीर के देखा था, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे खौफ से पढ़ा था, तूने ऐसे कत्ल क्यों किया? वो साबिर रसूल कहते हैं मैं उस वक्त इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ, मैं दुआएं करता था कि मेरी माँ मुझे जानती ही ना, मैं मुसलमान ही आज हुआ होता, मैं मुसलमान ही आज हुआ होता। इतना मुतशद्दिद अंदाज था आका अलैहिस्सलाम का। और आज हम हैं कि हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पर मिनट लगाते, फतवा लगाते, परवाही नहीं करते। तो इसलिए हमें चाहिए कि खुदारा दीन के माकसों को सीखे, तहकीक करे, तहकीक करने के बाद फिर अपने ऊपर अमली तौर पे अपनी जिंदगी पर नाफिज करे, फिर आगे बात करें। अल्लाह हमें अमल की सादत अता फरमाए और इस कानून के हवाले से तहकीक की कोशिश करने में तौफीक दे। मेरा नाम शहबानो लक्की है और मैं इस टाइम SDPO गुलबर्ग पोस्टेड हूँ। मेरी पोस्टिंग हुई थी फरवरी के एंड में और हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की बुनियाद रखी थी मार्च में। एज ए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का रिप्रेजेंटेटिव और एक पुलिस के रेप के तौर पर मैं आपसे बात करूँगी। जेंडर एक्ट तो आ गया 2018 के बारे में मैंने जिस तरह कहा है, उसके बाद बहुत बड़ा गैप था बिटवीन द कम्युनिटी एंड द लॉ इटसेल्फ। कानून वही अच्छा है और कानून की एफिकेसी भी उसी की है जो कानून अप्लाई हो जाए और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो। कानून पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज जहाँ तक लॉ मेकिंग का ताल्लुक है। वी हैव मेड लॉज ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कानून की तो उधर हमारे मसाइल शुरू होते हैं। तो इसी तरह के मसाइल ट्रांसजेंडर्स को भी देखने पड़ रहे थे एज फार एज जेंडर एक्ट इज कंसर्न्ड। हमारे बहुत ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको ये नहीं पता था कि अगर ट्रांसजेंडर के खिलाफ कोई क्रिमिनल एप्लीकेशन आती है या फिर ट्रांसजेंडर कोई एप्लीकेशन देता है तो उसकी दरख्वास्त लिखवानी कैसे है, अगर यूज का तो उसको एग्जामिन किसने करना है, कानून के तहत क्या उसे लेडी ऑफिसर जो है MO वो एग्जामिन करेगी या मेल डॉक्टर एग्जामिन करेगा। तो इस तरह के मिसाइल जो थे वो हमारे पुलिस के लेवल के ऊपर मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम बात को आगे बढ़ाते हुए चले तो ऐसे मसाइल सामने आते थे कि इनकी जायदाद के ऊपर कब्जा हो गया है, ये अपना कब्जा वापस नहीं ले सकते, इन्होंने किसी को गिरवी मकान रखवाया है, उसके पैसे भी दिए हैं, उसने आके मकान पे ताले लगा दिए, किसी की विरासत के अंदर उसको उसका राइट नहीं मिल रहा। अगर ये चाहे कि इन लोगों ने अपनी एड्स की स्क्रीनिंग करवानी है या HIV का टेस्ट करवाना है तो इनको पता नहीं इन्होंने जाना किधर है। और अगर कम्युनिटी को हमने मोबिलाइज इतना कर भी लिया है तो वो एक रिलक्टेंस जो थी, अब टिप्पी सिटी जैसे थाने के अंदर अगर ट्रांसजेंडर पहुंच जाए तो उसकी हिम्मत को मैं दाद दूंगी। जितना कंजस्टेड एरिया उसके अंदर है, आधी से ज्यादा जो हैरेसमेंट है शायद वो रास्ते के अंदर ही फेस कर ले। थाने में तो वो बाद में पहुंचेगा, 2-3 और दरखास्तें लेके आ जाएगा कि जी ये 2-3 बबुए भी हो गए मेरे साथ। तो इस तरह की सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं जहां अगर आप इन्हें अप्रोच करते हैं तो वो आपसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता है कि तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम कौन होते हो बताने वाले कि तुम ट्रांसजेंडर हो। अच्छा तो तुम्हारी दरखास्त लिखनी है तो मुझे तो तुम लग रहे हो तुम मर्द हो, तो मैं तो तुम्हें मर्द के तौर पे लिखूंगा, नहीं तो तुम किस तरह बता सकते हो तुम खातून हो। ऐसे वाइल्ड और सेक्सुअली इनअंडेटेड सवालात के जवाब दे दे के ये लोग थक गए थे। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की बुनियाद जो है वो ऐसे यूनुस साहब ने रखी, रावलपिंडी में रखी गई 2020 के अंदर। उसको हम 36 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस पंजाब में अंडर द गाइडेंस ऑफ द वर्दी IGP लेके आए। इस टाइम लाहौर के अंदर 2 तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहला हमने बनाया लिबर्टी के अंदर खिदमत मरकज़ के बिल्कुल साथ, दूसरा हमने बनाया दाता दरबार के अंदर जो आज से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर अमजद साकिब ने उसकी इनॉग्रेशन की है। अब दाता दरबार के अंदर और लिबर्टी वाले तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर वल्नरेबल कम्युनिटीज स्पेशली ख्वाजा सराज उनकी दरखास्तें आती हैं। अभी तक हम लोग 400 से ज़ायद ख्वाजा सराज, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला ये कि लोग ये रजिस्टर्ड नहीं है, हमें पता नहीं है कि इनकी तादाद कितनी है। अभी तक 400 से ज़्यादा ख्वाजा सराज हमारे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में रजिस्टर हो चुकी हैं। हमने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को उनकी फ्री HIV की टेस्टिंग
और हेपेटाइटिस की टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नुमाइंदे उधर आके बैठते हैं। हमने इनकी सीरीज कलेक्ट की हैं, इनके कब्जे वापस दिलवाए हैं, इनके पैसे जो लेके लोग भाग गए थे उनको पकड़ा और उनसे उनके पैसे वापस लेके दिए हैं। कोई किसी को सेक्सुअली अगर हरास करता है तो हम लोगों ने उनकी हैरेसमेंट से डील किया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पुलिस के अंदर थे। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर दूंगी कि 2011-12 में जब यूनिवर्सिटी के दिन थे तो हम लोग सी ब्लॉक मार्केट में जाया करते थे मॉडल टाउन। उधर हमें एक मिली ट्रांसजेंडर मुझे मेरी दोस्त को जिसका नाम था चांदनी, उसकी टांग नहीं थी, शुगर की वजह से काट दी गई थी और उसे भीख मांगनी पड़ती थी। सारी रात वो भीख मांगती थी, सुबह वो अपने दूसरे मामलात को देखती थी, वहाँ कुछ पैसे वो घर ले जाती थी। उससे जब पूछा कि ये मसाइल और तुम लोग इतना बेगरी के अंदर क्यों आ जाते हो, तो उसने ये कि जी हमारे वजूद को कोई तस्लीम नहीं करता है। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हो जाए या जेंडर एक्ट हो जाए या इनको इनके सियासी मुआशी हुकूक दिलाने की बात की जाए या गुफ्तगू की जाए तो उसका मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि ख्वाजा सराज के वजूद को हमारा मुआशरा तस्लीम करना शुरू करे। शुक्रिया। मेरा नाम जन्नत अली है और मैं एक MBA गोल्ड मेडलिस्ट ट्रांसजेंडर हूँ और पंजाब के पहले लेक्चरर हूँ। जब आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो आपको बहुत गिराने की कोशिश की जाती है, तो शायद आपको भी थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि सबसे पहले चेंज आपके घर से आती है। मैं अपनी कम्युनिटी को भी आज ये एडवाइस करना चाहूंगी कि अपनी सोच और दिल बड़े करें। जो आपके सीनियर्स हैं जो उनको उठ के जगह दें, उनके लिए भी उतना ही वक्त निकालें जितना अपने लिए कोशिश किया। जब तक हम अपने घर में चेंज नहीं लाएंगे, बाहरी लोगों से क्या मांगेंगे, किसी क्वालिटी की हम उम्मीद करें। तो हमें थोड़े से अपने रवैयों को भी बेहतर करना होगा। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को और बड़ा अच्छा होता है कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट करें। मैं सबसे पहले एक्नॉलेज करना चाहती हूँ सारे ख्वाजा सराओं को जिनकी जाने गई हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी हारी है अपनी जिन्स और सिंफ की वजह से, जिन पे तशद्दुद किया गया है, जिनकी टांगे काटी गई हैं, जिनको सहूलतें नहीं दी गई हॉस्पिटल में हो। लेकिन आज मुझे फखर से कहना चाहती हूँ कि पंजाब पुलिस ने एक जो रोल मॉडल के तौर पर सामने आई है और जेंडर इंक्लूजन की मिसाल दी है, कभी हिस्ट्री में हमें नहीं मिलती। तो इनके लिए बैकग्राउंड कल मुझे और सनाया हम दोनों को इनवाइट किया गया कि पुलिस रिक्रूट्स जो हैं 2000 से ज्यादा फीमेल, उनको हम ट्रेनिंग दें कि हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी है तो उनसे कैसे बात करनी है। आप यकीन करें कि 2000 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों ने ख्वाजा सरा से बात की हुई थी, बाकी सिर्फ उनके दिमाग में पॉइजन और नफरत थी जो सोसाइटी ने डाली हुई थी। तो आप ये इमेजिन करें कि आपको ये भी नहीं पता कि बात कैसे करनी है, बाकी चीजें तो बाद में अचीव करेंगे। आप अगर थोड़ा सा पूछ लें उनको मुखातिब कैसे करना है, उन्हें भी वॉशरूम आ सकता है अगर वो इतने ग्रूम नहीं, तो उनके लिए कौन सा साजगार माहौल है। वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर आपको ट्रांसजेंडर हजम नहीं हो रहा तो क्या आप उससे इसका हक छीन लेंगे कमाने का। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। जब मैं लेक्चरर बनी और पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा फीडबैक आया, लेकिन मेरी जेंडर की वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं परमानेंट किया गया। और हमें कितने जतन करने पड़ते हैं कॉर्पोरेट पोजीशन पे बैठने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, एक पुलिस ऑफिसर, एक इंजीनियर। लेकिन अगर हमें साजगार माहौल नहीं बनेगा तो हमारी आने वाली कम्युनिटी समझेगी कि हाँ उन्होंने कौन सा मार्का मार लिया, वो गई थी तो उनके साथ ये हुआ तो हम जाएंगे तो क्या होगा। तो आपने जो कानून है उसके अगेंस्ट जब आवाज उठी है तो हमारे बहुत सारे लोगों में जो एक चेंज आ रहा था पॉजिटिव, जैसे वायलेंस रुक गया था, तशद्दुद रुक गया था, वो सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट हो गई इस नफरत की वजह से। मैं सारी बातों को छोटे से अल्फाजों में कहूंगी कि सारा मसला ही सोच का है। आप लोगों की जो सोच है वो जिस्म से बाहर नहीं निकल रही, टांगों के दरमियान में क्या है उससे बाहर नहीं निकल रही, ये हमारे रूह का मैटर है। आप सबसे मैं सवाल पूछती हूँ कि एक रूह अगर जिस्म में ना हो, जिस्म की क्या हैसियत है, आप मुझे बताएं। कोई हैसियत है? वो तो एक लाश से है। तो जो हमारी रूह और हमारे जज्बात हैं उसको क्या एक मजाक समझा जाता है? ये कोई हॉबी है या कोई इस तरह का मुझे मशकिल है कि आज मेरा दिल चाहे मैं क्रिकेट खेलूं तो मैं उनको कह दूं। आप मुझे बताएं कितने मर्द खुद को ख्वाजा सरा लिखवाना चाहते हैं, कितनी औरतें? आपको कौन सा महल मिल जाएगा, आपको कौन से 10 महल का घर मिल जाएगा, या आपको कौन सी ऐसी सहूलतें मिल जाएंगी जो आपको ख्वाजा सरा होने की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मिल रही हैं?
आपको पता है आपको घर में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको तहरीर नहीं मिलेगी, और फिर वही लोग कहेंगे कि देखो ये पढ़े लिखे नहीं है, वही लोग कहेंगे कि इनको क्या जगह देंगे, तो मेरिट पे पूरा नहीं उतरते, और वही लोग रुस्वा करेंगे। लेकिन आप ख्वाजा होने की वजह से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरह के, आई एम सॉरी टू से, कोई राइट्स नहीं मिल रहे जो आपको शक शुबा है या ऐसे लोगों को। इसमें मीडिया से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मुहिम चले कभी भी ख्वाजा के खिलाफ, आप प्लीज उनके लीडर से मशवरा करें, आप प्लीज उनके लीडर्स, आप उसका तर्जुमा पढ़ लें, अगर आपको वो भी नहीं मिलता हमसे राब्ता करें। लेकिन फॉल्स इंफॉर्मेशन इज लाइक पॉइजन। हम इतने साल लगे ये अपनी जगह क्लेम करने के लिए, हम इतने साल लगे अपनी जगह बनाने के लिए, कोई डॉक्टर बना, कोई एंकर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा, कोई लेक्चरर बना, ये हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फ्री हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। हमें कभी भी ट्रे पे रख के राइट्स नहीं दिए गए, हमने छीने हैं, हर मौके पे छीने हैं। आप हमें हुंसा कह लें, आप हमें खुसरा कह लें, आप हमें चटका सताना जो भी कह लें, अल्लाह ताला की महलूक है, खुदा की हिदायत को आप चैलेंज कर रहे हैं। उसके घर में तो जब तवाफ करते हैं मर्द औरत या ख्वाजा से कोई नहीं पूछता कि तुम मर्द हो, तुम उस लाइन में तवाफ करो, तुम ख्वाजा और तुम अलग तवाफ करो, तुम औरत हो तुम अलग। उसकी नजर में तो हम सब बराबर हैं, तो हम सब इन पे क्यों खुदा बने हुए हैं? कानून भी बन गया जी, कानून देखिए 2018 में बना, और आवाज इसके खिलाफ 5 साल बाद उठाएगी जब इलेक्शन आ रहा था। एंड पे आ गए क्वेश्चन, इस लेवल पे आप समझ रहे हैं कि आप अभी भी आप कलेक्शन निकालते देखे जा रहे हैं, जो कानूनन आपके लिए कार्ड बन गया, सारी चीजें हो गई, सूरतें दी जा रही है, मतलब लेकिन मैं कहाँ मसला है, आप ये पूछ रहे हैं जी, मसला सारा मसला ये है सोच का मसला। आप ये देखिए अगर स्कूल बन गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर तो चलो सेंसिटाइज हो गया है, लेकिन ऐसा स्कूल जहाँ पे हमने जाना है, हमारे वजूद को ही नहीं तस्लीम किया जा रहा, तो हमने पढ़ाई क्या करने जाना है? सारा मसला ही वजूद को तस्लीम करने का है। ये दिल और दिमाग बड़े करने पड़ेंगे, और जो उनके लिए प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए उनको खत्म करने की बजाय आप सब निकले हमारे साथ। अब हम इसको अपील करेंगे, और ये भी हतमी फैसला नहीं आया, सब कोर्ट से सुने ये बात। हाँ, सवाल आप बैठे मुझे, लेकिन इट्स नॉट अ हतमी फैसला। नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू एंड। इसको चैलेंज किया गया, हम भी कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे, और इसकी एक टाइम ड्यूरेशन है, वो लॉयर्स आपको बताएंगे। मैं चाहती हूँ विकास साहब हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, गुड थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से, इन्होंने कम्युनिटी के साथ जब बिल ड्राफ्ट हो रहा था उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में, और हाँ मैं आशीष जी, साहिबा जी, हम वो सोनिया हम की पर्सन हैं जिन्होंने ये इस चीज के लिए आवाज उठाई थी जब बिल ड्राफ्ट हो रहा था। ये विकास साहब आपको लीगल एस्पेक्ट बताएंगे कि कैसे हम चैलेंज करेंगे इस मसले को, लेकिन आप सुनेंगे गौर से तो समझ आएगी। मसला आपको बता चुके। इस कानून के अंदर जो ज्यादा बात की गई है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उनका जो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, राइट टू हेल्थ की बात की गई है, राइट टू पीसफुल असेंबली की बात की गई है, सिक्योरिटी की बात की गई है, इनके लिए राइट टू इनहेरिटेंस की बात की गई है, राइट टू परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है। अच्छा, ये वो राइट्स हैं जो फंडामेंटली हर शख्स को पाकिस्तान में आते हैं। उस कानून के अंदर किसी एक जगह पर ऐसा लफ्ज़ नजर नहीं आया जिसके अंदर मर्द को मर्द से, औरत को औरत से शादी की जा रही है। अच्छा, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिसके फौरन बाद जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सड़कों पर जाते हुए मारा गया, अब्यूज़ किया गया, धक्के मारे गए, जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और यहाँ तक कि हमने देखा कि एक सुहाना नामी ट्रांसजेंडर के ऊपर फायरिंग करके उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, और उसकी टांग जो है वो हॉस्पिटल में बड़ी टांग है। तो ये जुल्म और जबर का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जब ये सारा मामला शुरू हुआ। तो अभी जो असल मसला इस वक्त ये है कि एक जो हेट स्पीच है, मिस प्रोपेगेशन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, वो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से जारी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम आप सारे दोस्तों को बता सकें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ऐसा राइट नहीं मान रही जो गैर इस्लामी है या गैर शरी है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कहती है हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें रहने का हक दिया जाए, हमें स्कूल से तालीम हासिल करने का मौका दिया जाए, हमें सेहत के हकूक़ है उन तक हमारी सही बनाया जा सके। तो कोई ऐसी चीज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नहीं मान रही। आप अगर उस कानून के 21 सेक्शन को पढ़ लो तो किसी एक जगह पे आपको कैसी चीज़ मिलती है। तो आज का जो हमारा मकसद था वो सिर्फ आप दोस्तों को बताना था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो ना उस कानून में कोई ऐसी गैर शरई बात थी और ना ही कोई ऐसा मुतालबा है। हम चाहते हैं कि जो
प्रोपिगेशन है, हेट स्पीचेस है, जिस वजह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आए रोज मसाइल का सामना है और अब्यूज का सामना करना पड़ता है, उससे हम इनको महफूज करते हैं। बहुत शुक्रिया। बीच में हमारे जो मुनासिब पसंद लोग हैं, जो हमारे जिस्म को तस्लीम नहीं करना चाहते, जो हमारे कारोबार को तस्लीम नहीं करना चाहते, आज मेरा एक मीडिया से सवाल है, अगर हम लोगों के बच्चों को गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, जितने गुनहगार हमें इतने गुनहगार आप लोग। अगर मैं वादे खुद में इकरार करती हूँ, अगर मैंने कोई इस तरह की बैगिंग नहीं की, कुछ काम नहीं किया, मैंने बहुत सारे बच्चों की यानी कि ज़हन को चेंज हो जाए, ये जिम्मेदारी आप लोगों की थी, ये गवर्नमेंट की थी, ये तमाम इदारों की जिम्मेदारी थी। आप लोग इस चीज़ को ख़त्म कर दें। आज लाखों ने करोड़ों लोग सड़कों पे इशारों पे आपको नजर आते हैं, वो आपकी खितानियों की वजह से। आप लोग जैसे MA किया हुआ है, FA किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, क्या मेरा राइट नहीं था? क्या वो मैं हक अदा नहीं कर सकती थी? आज हम उस प्रोसीजर में चल पड़े, फिर भी लोगों को तकलीफ हो रही है। मैंने 500 ट्रांसजेंडरों को रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर टापे लगा कर दिए, स्टॉल लगा कर दिए। क्या ये कम काम है? आप एक लोगों को लगा कर दिखाते हैं, करोड़ों लोगों को ये वीडियो बनाकर तस्वीरें बनाकर दिखाते हैं, यानी कि हमने बड़ा काम किया। एक बात मैं मजे की बताने लगी हूँ, मेरे हमसाए हैं, 2 भाई सके भीख मांगने के लिए उनके घर पे अगर कोई औरत चली जाए, बुजुर्ग चला जाए, बच्चा चला जाए, वो दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर कोई भी ख्वाजा सराज चला जाए तो उसको दिल खोल कर वो देते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से सवाल करते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा छोटे को जवाब देता है, अगर तुम्हारे पास नौकरी है, तुम्हारे पास ऑफिस है, तुम्हारा बिजनेस है, क्या इसको तुम अपने पास नौकरी पे लगा सकते हो? कहते नहीं। इसके सवाल का जवाब वही उसको, क्योंकि हमें नौकरी पे रखने वाला कोई नहीं है। अगर हम अपनी आफत कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को हमें खुदा की रजा के लिए सपोर्ट करना चाहिए। मैं वादा करती हूँ आप लोगों से, मैं कभी भी मेरी कमेटी आप लोगों से इज्जत की भीख नहीं मांगेगी, आप लोगों से प्यार नहीं मांगेगी, आप लोगों से रोजी रोटी छत मकान नहीं मांगेगी। अगर हम मांगेंगे अपने किरदार से। बहुत शुक्रिया। हम सबका ये मुताबिक है कि हम नहीं कह रहे कि हमें औरत को, हम नहीं कह रहे हमें मर्द को। उसमें कहा गया कोई नामर्द होके फालिस्ताना नहीं बन सकता। हम कह रहे हैं कि हम ना मर्द भी हैं ना औरत भी हैं, और हम मर्द भी हैं और हम औरत भी हैं। ठीक है, तो वो हाफ एम्प्टी वाला जो है ना ग्लास, उसको पकड़ेंगे। हम नेगेटिविटी नहीं देख रहे, हम कह रहे हैं हम मर्द भी हैं, हम औरत भी हैं। हमें एक अलग शनाख्त दो जो मिली है, हमें एक्स आईडी कार्ड मिला है। हमें एक्स आईडी कार्ड के फवाइद क्या हो, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, तो एक्स से तो हम अपनी आइडेंटिटी को सेव कर रहे हैं ना, हम अपने आप को पहचान दे रहे हैं कि हम भी अब आप लोगों में बैठे हुए हैं, हम भी अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट फखर से दे सकते हैं। इसके ऊपर जो भी चीज़ें जो इंतशार पैदा हो रहा है विद इन द कम्युनिटी और विद इन द सोसाइटी, इसको क्लियर करने की बहुत अशद ज़रूरत थी। इस ज़रूरत की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। दूसरा मेरा पॉइंट था बेसिक राइट्स का। हम लोगों को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीवन हियर, आप एजुकेटेड हो, आप एजुकेटेड ना हो, हमें तो कभी बेसिक राइट हमारा हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, इस मुल्क के अंदर कितनी मुश्किल थी, हम आपको बताना शुरू करें तो शायद आपको यकीन ना आए। आपने तो सिर्फ सड़कों पे देखा होगा हमें, आपकी गाड़ियों की खिड़कियां खटकाते हुए, अपनी शादियों पे देखा होगा खूबसूरत सी डॉल बन के डांस करते हुए। आपने हमें वहाँ नहीं देखा जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने हमें वहाँ नहीं देखा जब हम प्रॉपर्टी डीलर को जाके कह रहे हैं खुदा के लिए हमसे किराया ज़्यादा दे दो लेकिन हमें घर दे दो। हमें तो इस मुल्क में घर नहीं मिलता, हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हम सब इस मुल्क के, इस शहर के शहरी हैं, हमें अपने शहर में घर नहीं मिलता। लेकिन लॉ के बाद से ये चीज़ें बहुत क्लियर हुई। लॉ के बाद अब डॉक्टर्स समझते हैं कि भाई एक चीज़ को हम किस तरह से लेके जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिकग्निशन दी थी, हम इसको कैसे वापस कर सकते हैं? आप खुद बताएं, आप एक इंसानियत के तहत एक इंसान को उसके बेसिक हक़ाइक़ से कैसे ले सकते हैं? और ना मर्द ना औरत होने की बात तो है ही ना यहाँ पे। हम तो शादी, ये जो जितनी भी LGBT मूवमेंट्स और ये सब चला, इन सबको हम लोग यहाँ पे आज नालिफाई कर रहे हैं, हम नहीं उनका साथ दे रहे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक ऑलरेडी इतनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो ऑलरेडी इतना कुछ सफ़र कर रही है, इतनी मुश्किलें सफ़र कर रही है,
हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे, हमारे पास इनहेरिटेंस राइट्स नहीं थे, हमारे पास हेल्थ राइट्स नहीं थे, एजुकेशन राइट्स नहीं थे, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि हम बेहयाई की तरफ क्यों जाते हैं? तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी, पेड़ तो हमें भी लगा है ना, जिम्मेदारियाँ तो हमारे ऊपर भी है ना। हमारे घर से हमारी बहनें भी निकल सकती कमाने